नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 26 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने बड़ा हमला नाइजीरिया के ऊपर किया है और इस हमले के क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के सामने आ रहे हैं, इसमें इजराइल को कितना फायदा पहुंचने वाला है। इस खबर को आप डिटेल में जब देखेंगे तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका और इजराइल इस दुनिया के आगे कितना बड़ा नाटक कर रहे हैं। वहीं सीरिया के अंदर तुर्की ने अपना रडार सिस्टम डिप्लॉय करके इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और आने वाले टाइम में यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर सारी चीजें ऐसी चलती रही तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सीरिया के अंदर तुर्की और इजराइल भिड़ जाएंगे। साथ ही भारत से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आएंगी मोदी सरकार की। इसको जब आप जानेंगे, जिसको जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे कि भारत सरकार तो खराब है, नो डाउट, हम बुराई करते हैं, लेकिन भारत की आवाम कैसी है इसको भी जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय ईरान और रशिया के ताल्लुकात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसमें भारत का भी एक एंगल है, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। यानी यकीन मानिए, रात की ये जो खबर है बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम भी जान सके कि हमारा ये प्रखर राजपूत का जो परिवार है आखिर कौन कौन सी जगहों पे फैला हुआ है। तो खैर, आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। तब तक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर ये निकल के सामने आई कि अमेरिका ने नाइजीरिया के ऊपर रात में 25 तारीख की रात में अचानक से टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया। मिसाइल जब लॉन्च हुई उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन बड़े बड़े चैनल इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यही मिसाइल थी जिससे हमला किया गया। तो एक बार आप उस मिसाइल का विजुअल्स देख लें। इसी मिसाइल से अमेरिका ने नाइजीरिया पे हमला किया और हमला करने के बाद अमेरिका की सरकार यानी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि हमने ये मिसाइल इस वजह से दागी है चूंकि वहां पे आईएसआईएस का गढ़ है। आईएसआईएस नाइजीरिया के अंदर एक्टिव है, वो ईसाइयों को टारगेट करता है, यानी जो क्रिश्चियन है उनको मारता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो क्रिश्चियनों के लिए, ईसाइयों के लिए 25 दिसंबर यानी मैरी क्रिसमस के दिन का जो अमेरिका की तरफ से तोहफा था वो यही था कि आईएसआईएस के ठिकानों पे हमला करके हमने उन हमलावरों को मारा है। हालांकि कितनी कैजुअल्टी हुई है इसके बारे में अभी तक रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई। अब ये चीज़ जब अमेरिका ने की तो इसका एजेंडा बस इतना सा था कि वो पूरी दुनिया में दिखा सके कि पूरी दुनिया में जितने ईसाई हैं उनका अगर कोई रहनुमा है तो वो अमेरिका ही है। ये दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर ईसाइयों का कोई रहनुमा है तो अमेरिका ही है। और साथ ही नाइजीरिया का भी रिएक्शन सामने आया। नाइजीरिया ने भी अब ऐलान कर दिया कि अमेरिका के किसी भी नागरिक को अपनी वीज़ा या फिर अपने अंदर आने की सर्विसेज को अब बैन करेगा। यानी अमेरिका का कोई भी नागरिक हो अगर उसको नाइजीरिया जाना है, हालांकि नाइजीरिया जाने का कोई मतलब तो बनता नहीं चूँकि नाइजीरिया में कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन इनकेस अगर किसी को जाना हो तो उस सूरत हाल में जाने के लिए ना तो वीज़ा मिलेगा, ना तो पासपोर्ट मिलेगा और ना ही कोई ऐसी चीज़ मिलेगी। खैर, ये तो एक और कहानी हो गई, लेकिन अब आपको दो कहानियां इससे जुड़ी हुई बताता हूँ। पहली कहानी ये कि अगर अमेरिका इतना ही सगा ईसाइयों का बनता है, अगर इतना ही सगा ईसाइयों का बनता है तो मैं आपको 25 दिसंबर साल 2025 यानी कल की एक वीडियो दिखाऊंगा, मैरी क्रिसमस के दिन की वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिस दिन इजराइल ने बाकायदा वेस्ट बैंक के अंदर जो ईसाई रहते हैं उनके घरों में आग लगा दी और किस हिसाब से वहां के ईसाइयों को टॉर्चर किया जा रहा, उसका एक वीडियो आप देख ले। वीडियो आपकी स्क्रीन पर प्ले होगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईसाइयों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उनके घरों को आग लगा दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है या फिर वो करना ही नहीं चाहते। सेम उसी तरीके से जिस हिसाब से हिंदुओं की बात तो मोदी साहब करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर जुल्म सितम हो रहा तो मोदी साहब 56 इंच की छाती को इसमें कंबल में लपेटे हुए बैठ गए। सेम उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू के आगे खामोश है। अब मान लीजिए नेतन्याहू के आगे खामोश है तो नेतन्याहू से उसको काफी फायदे हैं।
नेतन्याहू की वजह से मिडिल ईस्ट में एक कंट्रोलिंग होल्ड मिला है अमेरिका को। लेकिन अब आपको इस कहानी की एक दूसरी बात बताता हूं। अगर सच में ईसाइयों को इतना ही चाहता है अमेरिका, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले टाइम में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात और गिर जाएंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप स्क्रीन पे 2-4 वीडियो देख लें। इन तमाम वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से क्रिसमस के दिन जो ईसाई भारत में सेलिब्रेशन कर रहे थे, कोई सेंटा बन के घूम रहा था, कोई सेंटा क्लॉथ के कपड़े बेच रहा था, कोई वहां पे बाकायदा आइसोल्ड और तमाम चीजें उसने लगाई थी, क्रिसमस का ट्री लगाया था, उसको कट्टर हिंदूवादी सोच के जो लोग हैं पहुंचते और पहुंचने के बाद वहां पे हमला करते। एक वीडियो और आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जिसमें एक लड़की बाकायदा कहती है कि भैया हमने बड़ी मेहनत की है, हमने बड़ी मेहनत की है इसको तैयार कर रहे हैं, मैं आप बोलेंगे हम आपके लिए जय श्री राम बोल देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये हिंदूवादी सोच के लोग रुके नहीं, उन्होंने वहां पे तोड़फोड़ की। उसका भी वीडियो आप पहले देख लें। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे जय। इन तमाम वीडियोस में आपने देखा होगा कि ईसाइयों के साथ भारत के लोग क्या कर रहे हैं, और ये वीडियो आज वर्ल्ड लेवल पे वायरल हो रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड ये वीडियो वायरल होगा। तो फिर वहां पे एक सवाल निकल के सामने आता है दोस्तों कि जब ऐसे वीडियोस पूरी दुनिया में जाएंगे और अमेरिका में भी जाएंगे, और अमेरिका कहता है कि अगर कोई ईसाइयों पे हमला करेगा तो हम उसको सबक सिखाएंगे, तो क्या भारत के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस और ज्यादा टैरिफ या फिर कुछ और डिप्लोमेटिक तरीके से? आर्मी का तरीका तो मुश्किल है भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत इतना कमजोर है नहीं, लेकिन क्या भारत को इसके नुकसान झेलने को नहीं मिलेंगे? और ये बात क्या मोदी साहब अपने अंधभक्तों को नहीं समझा पा रहे कि भाई साहब ये जो कर रहे हो, आज नाइजीरिया को घुस के मारा अमेरिका ने, तो क्या हमको और दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ जाएंगी? खैर, जैसा मालिक वैसे उसके लोग, उतनी ही गिरी सोच इनकी। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है सीरिया के हवाले से, और सीरिया ने तो कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद इजराइल, अमेरिका टेंशन में, ईरान मजे में है। क्यों, बता रहा हूं। दरअसल सीरिया लगातार एक ऐसा बैटलफील्ड बनता जा रहा जहां पे पूरी दुनिया के लोग अपनी ताकतों को आजमा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग। इधर तुर्की लगातार इजराइल के खिलाफ जा रहा और ईरान के खेमे में जा रहा। ईरान से अभी तुर्की की हाल फिलहाल में एक मीटिंग भी हुई जिसमें तमाम तरीके की बातें की गई जिससे इजराइल को नुकसान होगा। इसके बारे में भी कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आई थी उस दौरान, लेकिन उस टाइम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आज इंपॉर्टेंट है तो आपको बता रहा हूं कि भाई साहब तुर्की अब ईरान के बिल्कुल क्लोज आ चुका है, और क्लोज आने के बाद तुर्की और ईरान मिलके इजराइल को घुटनों पे लाने का प्लान बना रहे। और इसीलिए आज वेस्टर्न की एक इंटेलिजेंस यूनिट ने दावा किया कि तुर्की अपना रडार सिस्टम सीरिया के अंदर डिप्लॉय करने जा रहा, सीरिया के अंदर। अब आप कहेंगे कि सीरिया के अंदर डिप्लॉय करने जा रहा तो इससे इजराइल को क्या नुकसान? और चलो इजराइल को नुकसान है तो है, ईरान के क्या मजे हैं बताता हूं। अगर इजराइल को अटैक करना होता है ईरान के ऊपर तो अक्सर वो सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है। अक्सर जब भी इजराइल को कुछ करना होता है तो सीरिया का एयर स्पेस मतलब कोई खुली बस्ती है कि कोई भी उससे निकल जाए, किसी को कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब अगर तुर्की का रडार सिस्टम लग गया तो इनका कोई भी एयरक्राफ्ट, चाहे F-35 हो, F-16 हो या फिर कुछ भी हो, वो जैसे ही उड़ेगा रडार सिस्टम में कैच कर लिया जाएगा। और जैसे रडार सिस्टम में कैच कर लिया जाएगा तो ईरान को इंटेल पहुंच जाएगा कि भाई इधर से इनके जहाज उड़े। इससे पहले इजराइल का हमला बड़ा सरप्राइजली होता था। इजराइल का हमला ईरान पे इस वजह से कामयाब रहा है क्योंकि इजराइल के हमले के बारे में ईरान को जानकारी नहीं थी। लेकिन अब सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल जब इनके लिए मुश्किल हो गया, और अगर उस एयर स्पेस से जाते हैं
तो फिर तुर्की के रडार सिस्टम को पता चल जाएगा, और अगर रडार सिस्टम को पता चल गया तो फिर ईरान को पता चल गया, और ऐसे हाल में क्या कुछ होगा आपको बताने की जरूरत है नहीं। वो तैयार हो जाएंगे, और तैयार होंगे तो फिर इनकी हिम्मत नहीं है कुछ कर दे। खैर, अगर ये रास्ता ये नहीं अपनाते, इनके से सीरिया को अवॉइड करते, तो बाकी जो रास्ते हैं वो इतने लेंदी हैं कि घंटे 2 घंटे की मोहलत मिल जाएगी, और 2 घंटे तैयारी करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होते। इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इसको लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड ने काफ़ी चिंता जताई है। अब इस चिंता के बाद तुर्की मानता है नहीं मानता वो बात की बात है, लेकिन अगली खबर निकल के सामने आ रही ईरान से। दरअसल ईरान का एक शख्स है जिसका नाम है अराश, और ये फोटोग्राफर था। इसको शौक लगी थी रशिया जाने की, और ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इसके बारे में आज हमको आपको बातचीत करनी चाहिए। इसको शौक लगी थी फोटोग्राफी करने की, रशिया जाता है, वहां पे इसको फर्जी ड्रग केस में रशिया ने फंसाया, और फंसाने के बाद इसको आर्मी ज्वाइन करवा दी, और उसको भेज दिया कि जाओ और यूक्रेन के खिलाफ लड़ो। जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहां से भाग के आया है, और आज इसको लेके ईरान की तमाम मीडिया में, चाहे तेहरान टाइम्स हो, चाहे अलग अलग और भी जो न्यूज चैनल हैं, उस पर इसके बारे में अपडेट चल रही दोस्तों। और सेम चीज भारत के लोगों के साथ भी हो रही है। नो डाउट रशिया बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है, ईरान का भी बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन अपनी आवाम की जिंदगी को हम दांव पे लगा के दोस्ती नहीं निभा सकते, और ये बात सबके लिए है। ईरान भी अपनी आवाम की जिंदगी को दांव पे लगा के ऐसे काम नहीं कर सकता। लेकिन आज इस शख्स की तस्वीर जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तस्वीर ने बहुत कुछ बयां किया है कि रशिया लोगों को पकड़ के फर्जी मेडिकल केसेस बना के, फिर फर्जी नौटंकी करके, उनके ऊपर ड्रग चार्जेस लगवा के, जानबूझ के उनको ट्रेंड करके आर्मी में भेज रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में कौन सी ट्रेनिंग हो जाएगी? और ऐसे लोग यूक्रेन के हाथों मारे जाते हैं या फिर बंधक बना लिए जाते हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है। इस पे हमारी सरकार को भी ध्यान देना होगा दोस्तों। खैर, इधर ईरान में ये तमाम चीजें चल ही रही, इधर इजराइल की तरफ से ईरान को बड़ी धमकी मिली है, और इस धमकी में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग बंद नहीं करेगा तो ऐसे हाल में इजराइल उस पर हमला करेगा। ये बात इजराइल की तरफ से साफ तौर पे एज ए वार्निंग, एज ए थ्रेट, या फिर एज ए फ्यूचर प्लान, यानी इसको आप चेतावनी समझ लें, धमकी समझ लें, या फिर भविष्य की योजना समझ लें। तीनों ही सूरत हाल में इजराइल ने यह बात साफ कर दी है कि आने वाले टाइम में अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो छोड़िए, ये जो मिसाइलों की टेस्टिंग करा अगर इसको बंद नहीं करेगा तो ऐसे हाल में फिर सिचुएशन बद से बदतर होगी और इजराइल हमला करेगा। ये बात इजराइल खुल के बोल रहा है। और अगर ईरान जो है उसने भी साफ तौर पे कहा कि भैया हम नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे ही नहीं, हमको हमला करना होगा कर लेना, लेकिन हम अपनी टेस्टिंग करते रहेंगे। यानी आने वाले टाइम में ये बात बड़ी साफ है, बड़ी स्पष्ट है कि ईरान और इजराइल की जंग फिर से मुकर्रर होगी। 2 महीने 3 महीने जितना भी वक्त लगेगा, लेकिन आज प्रखर राजपूत इस बात की भविष्यवाणी कर दे रहा आपके सामने कि जंग हो के रहेगी दोनों देशों में। और पिछली बार से इस बार की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि इस बार लड़ाई सर्वाइवल की होगी। ईरान जीता तो मिडिल ईस्ट का बादशाह ईरान, और इजराइल जीता तो मिडिल ईस्ट का बादशाह इजराइल। इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही। इधर अब कुछ बड़ी अपडेट अपने पड़ोसियों की भी निकल के सामने है, उनको भी आपको बता देता हूं। दरअसल खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, वो बांग्लादेश में आ चुके हैं और बीएनपी की कमान को संभाल चुके हैं। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसकी कमान को इन्होंने संभाला है, और इन्होंने आते ही बड़ा बयान दिया है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार 2026 का चुनाव माशाल्लाह हम ही जीतेंगे। यानी उस्मान हदी ने अपनी जो कुर्बानी दे दी अपने देश के लिए, कुर्बानी क्या कहें, कट्टर सोच का आदमी था, भारत के खिलाफ जहर उगलता था, मारा गया, अच्छा हुआ। खैर, ये सब जो मोहम्मद यूनुस ने किया कराया, सब पे पानी फिर गया, और आज इनकी हालत ऐसी है कि इनको कोई पूछ नहीं रहा। और बांग्लादेश की जनता भी अब जागरूक हो रही है, और जागरूक होने के बाद बांग्लादेश की जनता ने साफ तौर पे कह दिया है कि तुम्हारे प्रोपोगंडे हमको समझ में आ चुके हैं। बहरहाल बड़ी जाहिल जनता है बांग्लादेश की, और पाकिस्तान की जनता बड़ी जाहिल है। उसको आप कुछ भी बेच दीजिए वो चूरन पकड़ लेती है, कुछ भी। जैसे एक रिपोर्ट निकल के सामने आई कि आसिम मुनीर ने अपनी आवाम से कहा है कि हमारी सेना गाजा नहीं जा रही है, हमारी सेना जा रही है साफ तौर पे अगर कहा जाए तो सऊदी अरब मस्जिदों की हिफाजत करने। मतलब ये गाजा को अपनी सेना बेच रहे हैं।
अमेरिका के हाथों बेच के गाजा में हमास का हथियार छीनेंगे और इन्होंने अपनी आवाम को चूरन पकड़ाया है कि भाई साहब हम तो मस्जिदों की रखवाली करने जा रहे हैं। ये तो इनकी कहानी है। अब इन्होंने क्या नया कांड किया हुआ आप जान लो। हाल फिलहाल में पुतिन साहब ने बड़ा बयान दिया और यह बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है कि अब पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं बची है और पाकिस्तान के जो आलम है वो बड़े खराब है, इनके सुर किसी से मिलते नहीं है। दोस्तों, ये तमाम बात जब रशिया बोल रहा था, इसी दौरान पता चला कि इमरान खान के एक रिलेटिव के ऊपर यूनाइटेड किंगडम में हमला हो गया और उस रिलेटिव की गलती महज इतनी थी कि उसने आसिम मुनीर के बारे में कुछ बोल दिया था। रिपोर्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से टारगेट किया गया है। आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है। सेम हाल बांग्लादेश का है। आवाम के पास महंगा इंटरनेट है, जागरूकता है नहीं, बिजली आती नहीं, टीवी ज़्यादा चलता नहीं और टीवी पे उतने ही चैनल आते हैं जितने पाकिस्तान की सरकार के हिसाब से। पैसे है नहीं तो वेस्टर्न चैनल देखने का कोई मतलब है नहीं। इंग्लिश पाकिस्तानियों की अच्छी है नहीं, बांग्लादेशियों की तो अब बात हटा दे, तो वो रॉयटर्स, अल जजीरा ऐसे चैनलों को देख नहीं सकते। तो इनको जो भी चूरन आप पकड़ा ले वो पकड़ लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश की जनता, जो मैं आपको कह रहा था, अब जागरूक हो रही है, क्योंकि उसने देखना शुरू किया है कि किस हिसाब से चुनाव आते ही ये नेता खेला खेलते, कैसे खेलते। खैर, जनता तो हर जगह की वैसी है। अब आपको भारत की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आप मोदी को लाख गालियां दे ले, लाख गालियां दे दे, बहुत ऐब है मोदी में, लेकिन जनता भी वैसी है। मोदी कल लखनऊ आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सम्मान में कुछ था, वहां पे आए थे, तो उनके स्वागत सत्कार में और सजावटी क्रम में कुछ गमले रखे हुए थे। जैसे ही मोदी साहब गए, लखनऊ की जनता, आप सोच के देखिए, लखनऊ राजधानी है और यहाँ कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं कि यहाँ पे कोई मजदूर रह रहा है। लखनऊ की जनता वहां पे गमले लूट रही है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अंधभक्त है। बात कड़वी है। एक बुरखे वाली महिला भी है, उसका भी वीडियो आप स्क्रीन पे देखें। साथ ही और भी बड़े बड़े लोग हैं, स्कूटी से आए हैं, गमले लूट रहे हैं। दोस्तों, देखें आप वीडियो। मोदी जाए तो ये चोरी करनी गमले, मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। ये देखिए सारे गमले लेके जाए। ये देखिए लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गाड़ी का नंबर लो, 8926 नंबर नोट करो। चोर है भाई, जाहिल है। चोरी करते हुए वीडियो कितनी शानदार सजावट। तो आप सोच के देखें कि जिस देश में प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहां की जनता गमले लूटने लगे, ये जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनता है, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो फिर उनके नेताओं से आप उम्मीद क्यों रखते हैं? इन्हीं को तो चूरन पकड़ा के नेताओं को चुनाव जीतना है। खैर, अगर आप में से किसी को भी मेरी बातें कड़वी लगती हो तो माजरत चाहूंगा, लेकिन सही बोलता हूं भाई साहब। कड़वी लगे तो लगे, यही सच्चाई है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास डेली वीडियो आ पाएंगी। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।